अब आपको दवाओं को सरकारी अप्रूवल देने के नए स्कैम के बारे में बताएंगे, जिसमें सीबीआई ने भारत सरकार की एक ड्रग अथॉरिटी के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। ये अधिकारी रिश्वत लेकर दवाओं को मंजूरी दिलाते थे और इस स्कैम में मशहूर फार्मा कंपनी बायोकॉन के कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आप सब बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों के विज्ञापन देखकर बहुत भरोसे के साथ इनकी दवाइयां खरीदते हैं, लेकिन इस स्कैम से यह पता चलता है कि सब स्टैंडर्ड दवाइयों को भी रिश्वत खिलाकर बाजार में बेचने की मंजूरी ली जा सकती है और ली जा रही है। सबसे खास बात यह है कि यह दवाई डायबिटीज की थी। अब कल्पना कीजिए, आपने डायबिटीज जैसी किसी गंभीर बीमारी की कोई दवा खरीदी है और वो दवा आप पर असर नहीं कर रही क्योंकि उस दवा में मिलावट है और उसे रिश्वत देकर पास करवाया गया है। अब तक आपने अनजाने में न जाने कितनी ही ऐसी दवाइयों और हेल्थ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लिया होगा, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ी खबर है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। यह पूरा मामला जिस कंपनी से जुड़ा है उसका नाम है बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड और इस कंपनी की फाउंडर हैं किरण मजूमदार शॉ, जो भारत की सबसे पहली महिला उद्योगपतियों में से एक हैं और बहुत मशहूर हैं। वो उन्हें अक्सर आप टीवी पर देखते रहते हैं, अक्सर बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज में वो हिस्सा लेती हैं और वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये कंपनी दवाइयां बनाती है और इस समय दुनिया के 120 देशों में इस कंपनी द्वारा बनाई गई दवाइयों का निर्यात होता है, 120 देशों में। और हाल ही में सीबीआई ने इस कंपनी के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम है एल प्रवीण कुमार, उन्हें गिरफ्तार किया है। इसके अलावा सीबीआई ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 अधिकारी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में बड़े पद पर तैनात हैं। भारत में जो नई दवाइयां बनाई जाती हैं उनसे जुड़े डेटा की जांच इसी सरकारी एजेंसी द्वारा की जाती है और ये उसकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा इस मामले में जिस एक महिला को गिरफ्तार किया गया है वो एक रिसर्च कंपनी की डायरेक्टर है और इस कंपनी का नाम है बायो इनोवेट। अब इन सभी लोगों पर यह आरोप है कि इन्होंने एक दवा को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दिलाने के लिए सरकारी गाइडलाइंस और कानूनों का उल्लंघन किया और इस दौरान सरकारी अफसरों को 9 लाख रुपए की रिश्वत दी। और इस पूरे बिजनेस मॉडल में ये सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके मुताबिक बायोकॉन नाम की ये कंपनी बाजार में अपनी एक दवा लॉन्च करना चाहती थी और इस दवा का नाम है इंसुलिन एस्पार्ट। जिन लोगों को डायबिटीज की बीमारी है ये दवा उन लोगों के लिए बनाई गई है। तो सोचिए कितनी गंभीर बात है ये कि डायबिटीज के लोगों के लिए ये दवाई बनी है और इस दवाई में ही रिश्वत देकर अप्रूवल लिया जा रहा है। इस समय चीन के बाद भारत में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज हैं। उनकी संख्या है 7 करोड़ 70 लाख। दुनिया में डायबिटीज के हर 6 मरीजों में से 1 मरीज भारत में है और इससे आप समझ सकते हैं कि यह खबर कितनी गंभीर है। इस कंपनी ने इस दवा का पहले, दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल भारत में नहीं बल्कि अमेरिका और जर्मनी में किया था। ये सब आप जानते होंगे पहले से कि जब कोई दवा बनाई जाती है तो उसके ट्रायल्स किए जाते हैं। पहले चरण का ट्रायल होता है, फिर दूसरे चरण का, फिर तीसरे चरण का। और एफआईआर में यह लिखा है कि इसके आधार पर जो ट्रायल्स उन्होंने किए अमेरिका और जर्मनी में, उन ट्रायल्स के आधार पर यह कंपनी चाहती थी कि भारत में इसे तीसरे चरण के ट्रायल से छूट मिल जाए और इस दवा को इमरजेंसी यूज की श्रेणी में डालकर मंजूरी दे दी जाए ताकि कंपनी इस दवा को बाजार में जल्द से जल्द बेच सके। यानी कंपनी ये कह रही है कि हमें तीसरे चरण का ट्रायल नहीं करना और आप हमें यह मंजूरी दे दीजिए बिना ट्रायल के ही। इसके लिए इस कंपनी ने बायो इनोवेट नाम की एक दूसरी कंपनी से संपर्क किया, जिसकी मदद से ड्रग अथॉरिटी के सरकारी अधिकारियों को 9 लाख रुपए की रिश्वत ऑफर की गई। और जब इस अथॉरिटी के एक प्रमुख अधिकारी वो इसके लिए तैयार हो गए रिश्वत के लिए, तो इस कंपनी की इस दवा को बिना ट्रायल के नतीजे दिखाए और बिना कोई ठोस आधार के ही इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी गई। इसका मतलब रिश्वत का पैसा काम कर गया और मंजूरी मिल गई बिना ट्रायल के। यानी जिस दवा का भारत में तीसरे चरण का ट्रायल हुआ ही नहीं, उस दवा को सिर्फ 9 लाख रुपए की रिश्वत देकर इस कंपनी ने मंजूरी दिला दी। अब सोचिए कितनी खतरनाक बात है, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन के साथ खेलने वाली बात है। हालांकि सीबीआई ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए सरकारी अफसर एस ईश्वरा रेड्डी को रिश्वत के 4 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिससे यह पूरा नेटवर्क एक्सपोज हुआ और उसके बाद यह पता चला कि यह कौन सी कंपनी थी,
कौन सी दवाई थी और किस चीज का क्लियरेंस मांग रही थी। हालांकि यहां बात सिर्फ इतनी नहीं है, इस मामले में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिससे दवाओं को मिलने वाली मंजूरी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे आरोप है कि 18 मई को जब इस सरकारी एजेंसी की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई तो इसमें यह बात पहले से तय हो गई थी, फिक्स थी कि इस कंपनी की दवा को इस्तेमाल के लिए मंजूरी देनी है। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ उसकी एक कॉपी आज मैं अपने साथ लाया हूं। और इसमें जो रिपोर्ट है, जो रिकमेंडेशंस हैं, उस बैठक में क्या क्या हुआ है, चौथे पॉइंट के सामने लिखा है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने तय किया है कि वो बायोकॉन कंपनी को उसकी दवा के तीसरे चरण के ट्रायल से छूट देती है और इस फैसले के बाद ये कंपनी इस दवा को भारतीय बाजारों में बेच भी सकती है और इसका दूसरे देशों में निर्यात भी कर सकती है। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा है कि इस कंपनी को यह बताना होगा कि वो चौथे चरण का ट्रायल कैसे करेगी। इसके लिए सबमिट द प्रोटोकॉल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि प्रोटोकॉल की जगह यहां डेटा शब्द शायद होना चाहिए था। और यह बात हम अपनी तरफ से नहीं बना रहे हैं, अब आपको मैं पढ़कर बताता हूं जो इस रिपोर्ट में लिखा है। वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या है। उसमें लिखा है, द फर्म प्रेजेंटेड प्रपोजल फॉर इंपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ द ड्रग्स विद वेवर ऑफ फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल इन द कंट्री, और आफ्टर डिटेल्ड डेलिब्रेशन द कमिटी रिकमेंडेड for grant of permission to import and market the drug with waiver of phase 3 clinical trial in the country with the condition that firm should conduct phase 4 clinical trials in India। ये इसमें लिखा हुआ है। यानी अगर यहां डेटा लिखा होता तो इस कंपनी को बताना पड़ता कि उसने कितने लोगों पर यह दवा इस्तेमाल की, ट्रायल के नतीजे क्या रहे और ट्रायल में यह दवा कितनी प्रभावी साबित हुई। लेकिन इसकी जगह प्रोटोकॉल शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब यह होता है कि इस दवा के लिए कब, कैसे और कहां ट्रायल किया जाएगा। और यह सारा कमाल रिश्वत के 9 लाख रुपयों की वजह से हुआ है। तो ये सारी बातें जो हम आपको पढ़कर बता रहे हैं, इसमें लिखा है कि डॉक्टर एस ईश्वरा रेड्डी हैज मैनिपुलेटेड द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ SEC हेल्ड ऑन 18/5/2022 बाय चेंजिंग द वर्ड डेटा टू प्रोटोकॉल recommendations and thereby causing substantial wrongful gain to Biocon Biologics Limited, Bangalore। इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि कैसे मैनिपुलेशन की गई है, कैसे एक शब्द की बजाय दूसरा शब्द लिखने से ही उसका पूरा के पूरा मतलब बदल जाता है। अब बड़ी बात यह है कि इस कंपनी का जो कहना है वो भी हम आपको बता देते हैं, ये कंपनी क्या कह रही है, क्योंकि उसका पक्ष रखना भी जरूरी है। इस कंपनी का कहना है कि उसने अमेरिका और जर्मनी में इस दवा का 3 चरणों का ट्रायल किया था, 3 चरणों में ट्रायल किया था, और यह बात सही है। लेकिन यह बात उतनी ही सच है कि अमेरिका की ड्रग रेगुलेटर एजेंसी FDA ने इसी दवा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था और इस कंपनी को एक कंप्लीट रिस्पॉन्स लेटर भी जारी किया था, और इस बात की जानकारी खुद इस कंपनी ने 7 जनवरी को दी थी। हालांकि इस मामले में इस कंपनी की तरफ से 21 जून को एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें 3 बड़ी बातें कही गई हैं। पहला, इस कंपनी ने रिश्वत देने के सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। दूसरा, इसमें यह लिखा है कि इस दवा से जुड़े तमाम ट्रायल्स का पूरी तरह से पालन किया गया है। और तीसरा, इस कंपनी का यह भी कहना है कि उसे तीसरे चरण के ट्रायल से जो छूट दी गई वो पूरी तरह से भारतीय कानूनों के अनुरूप है। ये बायोकॉन बायोलॉजिक्स कंपनी का स्टेटमेंट है, यह भी हमने आपको यहां पर पढ़कर बता दिया है। वी स्ट्रांगली डिनाई द एलिगेशंस ऑफ ब्राइबरी अगेंस्ट द कंपनी, और वो बता रहे हैं कि हमने 3 क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो The guidelines provide a framework for waiver of phase 3 clinical trials to be conducted in India based on a commitment to undertake a phase 4 trial, the design of which should be approved by the Central Licensing Authority। वर्ष 2021 और 22 में भारत ने 1,83,000 करोड़ की दवाइयां दूसरे देशों में निर्यात की थी। आज भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री है जो 3,27,000 करोड़ रुपए की है, और अनुमान है कि 2030 तक ये लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। और भारत में इस समय
3000 से ज्यादा फार्मा कंपनियां हैं और आज दुनिया की 60% वैक्सीन का निर्माण और अमेरिका में बेची जाने वाली 40% जेनरिक मेडिसिन भारत से ही निर्यात होती हैं। यानी आज भारत के पास फार्मा इंडस्ट्री के रूप में एक बहुत बड़ी ताकत है और फार्मा के मामले में यानी दवाइयां बनाने के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष पर है, टॉप देशों में है। दवाइयों का सबसे बड़ा हब जो है बनाने का वो भारत में है। पूरी दुनिया भारत में बनी दवाइयों पर भरोसा करती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं भारत के फार्मा सेक्टर पर बने भरोसे को तोड़ती हैं। दवाओं का जो कारोबार होता है वो विश्वास पर चलता है। लोग जर्मनी की महंगी गाड़ियां इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें इन गाड़ियों और इन्हें बनाने वाली कंपनियों पर भरोसा है। इसी तरह दुनिया भारत से इसलिए दवाइयां खरीदती है क्योंकि भारत ने इस क्षेत्र में अद्भुत काम करके दिखाया है और एक भरोसा कायम किया है। लेकिन सोचिए, अगर यह भरोसा ही नहीं होगा तो भारत फार्मा इंडस्ट्री की इस ताकत को कैसे बरकरार रख पाएगा। हमारे देश में बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें विज्ञापनों के जरिए ही पता चलता है और हम उन्हें खरीद भी लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के बाल कम हो रहे हैं तो विज्ञापन देखने के बाद ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद लेता है जिनसे बाल बढ़ने का दावा किया जाता है, नए बाल आने का दावा किया जाता है, कहा जाता है इससे बाल टूटेंगे नहीं। लेकिन हकीकत में जब आप कई महीनों तक उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कई बार यह एहसास होता है कि इसका कोई असर हुआ ही नहीं, यानी आपने बेकार में पैसा खर्च किया और इस प्रोडक्ट का आपको कोई फायदा नहीं मिला। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बड़ी चालाकी से दूसरे देशों में ट्रायल करके उसके आधार पर भारत में अपने प्रोडक्ट्स या दवा को बेचने की मंजूरी ले लेती हैं। इसलिए आज हमने इस बारे में आपके लिए एक बहुत खास रिपोर्ट तैयार की है जिसमें आप ये देखेंगे कि इस तरह के मामलों में आपके क्या अधिकार हैं और आप कैसे इन कंपनियों की शिकायत कर सकते हैं। एस्पार्ट है वो प्रिफर करते हैं आजकल क्योंकि इसमें एक्शन जल्दी शुरू होता है, तो इसीलिए जो शुगर लेवल है वो जल्दी कंट्रोल होता है और उसका जो लास्ट अगर बोले करता है तो वो अपना 5 से 6 घंटे तक करता है, तो जिससे कि जो कोई और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं लो शुगर लेवल के ऐसे वो कोई डेवलप नहीं होते फिर आजकल, क्योंकि इंसुलिन ऐसा है कि डेली कोर्स में और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं तो उनको लगाया जा रहा है। नई दवाई है तो फेज़ 1 के लिए आएगा तो हेल्दी वॉलंटियर में उसका टेस्ट होगा और उस डेटा के बाद उसमें देखेंगे वेदर वो दवाई से कोई नुकसान तो नहीं है, और जब वो डेटा फिर वो रेगुलेटर के बाद ICC अप्रूव करती है, फिर दोबारा जब फेज़ 2 होता है, फेज़ 2 में क्या करते हैं 100, 200 ऐसे नंबर में करके उसमें हम पहले लिमिटेड एक फेज़ 2 करते हैं जिसमें हम सेफ्टी भी देखते हैं और एफिकेसी भी देखते हैं, और उसके बाद फिर वो सबमिट होता है रेगुलेटर के पास, SEC के पास, तब SEC फिर एक फेज़ 3 मीन्स कि अब हम बड़े लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट जैसे 1000, 2000 डिपेंडिंग ऑन द डिजीज, एक कैंसर की दवाई फेज़ 2 US में सक्सेसफुल होती है और हमको मालूम है कि हमारे पास कैंसर के बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको ये चाहिए, तो रेगुलेटर उस केस में डिसीजन SEC ये लेगी कि भाई इसको हम एज ए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देते हैं, बट आप फेज़ 3 करते रहिए साइमल्टेनियसली। अगर कोई मार्केट के अंदर ऐसी दवाइयां जो है उसके सामने आती हैं जिनका क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है तो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी जो है उनको भी सीधा कंप्लेंट करी जा सकती है, और उसके लिए आपको कोई वकील करने की या कोई और खास नॉलेज वाले व्यक्ति को हायर करने की भी जरूरत नहीं है। आप उसी कंप्लेंट जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो आइए आपको हम लोग को तरीका दिखाते हैं जिससे आप भी जान सकते हैं कि भारत की कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जिन्हें ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अब तक अप्रूव करा हुआ है, मंजूर किया हुआ है, और उसके अलावा आप इस पूरी लिस्ट में ये भी देख सकते हैं कि जिस दवा का आप सेवन कर रहे हैं क्या उस दवा को
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव करा है या फिर नहीं। अब इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको CDSCO के वेबसाइट पर आना है। CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी वेबसाइट है cdsco.gov.in। इसके जब आप होम पेज पर आएंगे तो कई ऑप्शंस आपको यहाँ पर नीचे की विंडो में दिखेंगे, जैसे कंज्यूमर, इंडस्ट्री, डेटा बैंक, अप्रूवल, drugs@CDSCO और FAQs। तो आपको drugs@CDSCO पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वैसे एक तो देखिए ऑप्शन आया सर्च का, और उसके अलावा अब तक भारत में 3723 दवाइयों को भारत का ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूव कर चुके हैं। तो इन सभी दवाइयों की आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाई देगी। इस पूरी लिस्ट में से आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि क्या उस दवा को अप्रूव करा गया है या नहीं। कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जिन्हें भारत में बैन करा गया है, तो अब उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर CDSCO की ही वेबसाइट पर होम पेज पर एक ऑप्शन है कंज्यूमर। इस कंज्यूमर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है रिसेंट कंज्यूमर अपडेट्स में लिस्ट ऑफ बैन्ड ड्रग्स। जब आप लिस्ट ऑफ बैन्ड ड्रग्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए पूरी अपडेटेड लिस्ट है। ये आप देखिए लिस्ट ऑफ बैन्ड ड्रग्स